आपका अपना उस्मान प्रोग्राम शख्सियत के साथ हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाए इसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी से हो। तो हम आपकी ख्वाहिश के खातिर हर उस जगह जाते हैं, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर उस नोटबल शख्सियत से हम मिलना चाहते हैं जिसके लिए आप बेचैन होते। माशाल्लाह आज हम काजी मौजूद है, काजी जमाल साहब वहाँ के यूसी चेयरमैन साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी साहब नजर चाडू साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारा आने का मकसद होता है कि जिस मुतबर शख्सियत से हम गुफ्तगू करें उसके जो भी पहलू वो हम दुनिया के सामने रखा है। तो आपके रिलेटिव बहुत सारे पहलू हैं, सोशल एक्टिविटी, ज़मींदारी और सियासी, ये तीनों पहलू आपसे कनेक्टेड हैं। सर ख्वाहिशें, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं, तो रियल में आपका ख्वाब क्या था, या अपने ख़ानदान की रवायत को कंटिन्यू करते हुए आपने सियासत में करवानी? सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया और मेरे पास इस करीब खाने पे आए। थैंक यू। सियासत में आने का मेरा मकसद, मैं कोई अपने ख़ानदानी हिसाब से पॉलिटिकल नहीं हूँ, सही, कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सही, मैं लोकल बॉडीज़ में एज ए नायब नाज़िम इलेक्ट हुआ था, एक मौका मिला था और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने इलाके के गरीब लोगों की आवाज़ बनूं और उनके जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश करूं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, सियासत के दो पहलू हैं, देखने के अलग पहलू है और जब हम सियासत में जाते हैं तो दूसरा पहलू हो जाता है। सियासत में आने से पहले जो आपने सोचा था कि मैं सियासत में जाऊँगा, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है कि अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो फिर भी सियासत में आप कोई भी मकसद लेकर आए होंगे। क्या सियासत में इन होने के बाद आपको वही सियासत मिली जो सियासत आप सोच कर आए थे? बहुत डिफरेंट ट्रैक्स की सियासत ली गई। सही। शुरुआत में जब मैं एज ए नायब नाज़िम बना था तो उस टाइम की सियासत में और आज की सियासत में बहुत बड़ा फर्क था। सही। जब उस टाइम में नायब नाज़िम की कुर्सी पे बैठता था तो मुझे ये लगता था कि मेरे पास वो पावर है कि मैं अपने लोगों के मसाइल हल कर सकूं। सही। और इस वक्त बहैसियत ताल का जनरल सेक्रेटरी और बहैसियत चेयरमैन यूनियन काउंसिल में मैं दो ओहदों पे फायज हूँ। बिल्कुल। मगर मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने लोगों के मसाइल कितनी हद तक हल कर सकूँ। सही। बहुत बड़ा गैप है, मगर उम्मीद की दुनिया अभी तक कायम है। उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह मैं अपने मकसद मतलब जो जिम्मेवारी आपको दी गई है वो आप बेहतर नमूने से निभाएं। अच्छा सर, मेरा एक और आम सवाल है, आप यूसी चेयरमैन बजट और पावर के हवाले से आप कितना मुतमिन हैं, या आपको कितनी बजट होनी चाहिए ताकि आप लोगों से वादे करके आ जाते हैं? बहुत सारे मसले होते हैं, क्योंकि एक यूसी चेयरमैन को बहुत सारे काम किए जाते हैं, प्रोग्राम दी जाती है, तो जो आपके ज़हन के मुताबिक पावर और बजट में कितना इजाफा होना चाहिए ताकि आप लोगों के सामने बेहतर सुरखरू होकर काम करें? बहुत अच्छा सवाल। जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कुछ जो कहते हैं ना कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। ज़बरदस्त। जब 5 लाख की बजट थी फिर भी हम काम कर रहे थे, बिल्कुल। अब 10 लाख की बजट है हम फिर भी वही काम कर रहे हैं, मगर मसले हल तो नहीं हो रहे। इससे बेहतर था कि ये बजट भी ना होती। सही। अगर पावर भी ना हो और बजट भी लिमिटेड हो तो इंसान क्या कर सकता है? सही। इससे तो फिर दुश्मनियाँ भी बढ़ती हैं, नाराज़गियाँ लोगों की बढ़ती हैं, मगर मैं मुतमिन हूँ। सही। 10 लाख बहुत है एक चेयरमैन को अपनी यूसी के गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत।
صرف انسان سچائی دیانتداری سے کام کرے، اپنی نیت جو انسان کی ہو وہ صاف ہو. باقی تو انسان کے پاس اگر 50 لاکھ یا کروڑ کا کی بھی بجٹ ہو، اگر کام نہیں کرے گا تو وہ بھی کسی کام نہیں. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی پیپلز پارٹی ہے، جتنا اس پارٹی کو کام کرنا چاہیے تھا، یا جو محترمہ صاحبہ جس کے لیے جان نثار کر دی، یا بھٹو صاحب نے جو محنت کی، کیا اس حساب سے پارٹی کام کر رہی ہے، یا پارٹی کو چلایا جا رہا ہے، یا محترمہ والا لکش روٹی کپڑا مکان اس حساب سے پارٹی چل رہی ہے؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی اس حساب سے نہیں چل رہی. میری سمجھ میں بلاول بھٹو صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب میں وہ کوالٹیز ہیں. کبھی کبھار اپس ڈاؤنس آتے رہتے ہیں پارٹیز میں، اور جب یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمارے چیئرمین صاحب کو ایکسپیرینس ہوگا اور وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، یہ گیپس نکلیں گے، ڈیلیور ہوگا، عوام میں ڈیلیور ہوگا، کیونکہ سب سے طاقت جو ہے وہ عوام ہے. اچھا سر، یہ میں سوال آپ کو چیئرمین کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کر رہا ہوں، اور آپ نے جو پارٹی میں محنت کام کیا، اس حوالے سے ایک میرا بھی سوال ہے کہ جیسے جب ہم پارٹی کا نام لیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پارٹی کا نام لیتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو ہم بحثیت کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ ہمارے ملک کے لیے کیا. جب محترمہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ محترمہ نے کام کیا، آپ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ بلال صاحب کے لیے کہ یہ کام اس پارٹی نے کیے، اس ملک کے لیے کیے، ایسا کچھ؟ بہت کچھ کام ہے، بہت سارے کام ہیں جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور محترم آصف زرداری نے ہمارے لوگوں کے لیے کیے. بہت سارے کام ہیں. آپ یہ 18 ترمیم کو لے لیں، صحیح، جو صوبوں کو پاورز دیے گئے ہیں، جو صوبوں کو حقوق دیے گئے ہیں، آپ کا جو شیئر بنتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پروونس کو ملتا ہے. اس وقت چاروں صوبوں کے الگ سے اپنے اپنے جو ایوارڈ ہیں ان کو الگ سے ڈلیور ہوتے ہیں. اور آپ چیئرمین صاحب کو لے کے آئیں تو چیئرمین صاحب 26ویں جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروونسز ہیں ان کو کتنے فائدے ہوئے ہیں. جو آپ اپنے ڈیسیشنز لیتے ہیں وہ آپ اپنے اس میں پروونس میں بیٹھ کے اپنے ڈیسیشن کر سکتے ہیں. اچھا سر، جو خیالات بلال صاحب تقریر میں کرتے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے کہ بھائی پہلے تو مجھے بلدیاتی نظام میں نوجوان چاہیے، اور جب ہم نے کام دیکھا بلوچستان سے لے کر سندھ تک تو تقریباً 90% نوجوان ہیں اس میں، اور جس کے لیے بلال صاحب نے بجٹ بھی بڑھایا. بجٹ میں یوسی نہیں بول رہا، ٹاؤن کی حیثیت سے، ٹاؤن کی حیثیت سے، میئر کی حیثیت سے، کیا اس حساب سے بلدیاتی نظام پر کام ہوا ہے جو ہونا چاہیے؟ سلام ہے چیئرمین صاحب کو، جس کا ایک منشور تھا کہ نوجوان سے آگے آئیں، کام کر رہے ہیں. صحیح. اور جو نوجوان ابھی آ رہے ہیں ظاہر ایکسپیرینس بھی چاہیے. جہاں جہاں نوجوان ایکسپیرینس نوجوان آئے ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں علاقوں میں کام کر کے دکھایا ہے. اور جو یہ جو محترم چیئرمین صاحب کا یہ جو پروگرام ہے، اور ایک پروگرام اور بھی چلا تھا کہ اپنے ورکروں کو اسٹیبل کرنے کا، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور یہ جو ابھی نوجوان آئے ہیں انشاءاللہ اس کی رزلٹ آپ آئندہ آگے چل کے دیکھیں گے. صحیح. تو انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا، ضرور ہوگا. اور نوجوان قیادت آپ آگے آ کے نئے چہرے دیکھیں گے کہ وہ سسٹم میں آئیں گے اور کام کریں گے. جو بلال صاحب نے میٹنگ کی تھی، بلال صاحب نے میٹنگ کی تھی، جو نقشہ رکھا تھا بلدیاتی نظام کا کہ بلدیاتی نظام اس حساب سے ہونا چاہیے، یہ بجٹ بھی بڑا ہے اور آپ کو ایک پاور بھی دے رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ وہ بلدیاتی نظام ہے نہیں، اس میں ظاہر کافی جو پوائنٹس ہیں وہ اس وقت اس میں ریز ہو گئے ہیں. صحیح. وہ پاورز ریز ہو گئے ہیں. اور امید کرتا ہوں بلدیاتی نظام تو بیک بون ہے نا ہر پارٹی کا. صحیح. اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا تو کیسے پارٹی آگے مضبوط ہوگی؟ تو امید کرتے ہیں آئندہ چل کے وہ پاورز یہ جو بلدیاتی نظام ہے ان کو ملیں گے اور وہ کام کر کے دکھیں گے. اچھا، آپ چیئرمین بھی ہیں اور اپنے علاقے کے ذمہ دار بھی ہیں، مطلب
पावर है, जिसे हम कहते हैं कि पावर, पार्टी का पावर भी रहेगा और अपने इलाके के हिसाब से भी पावर है, पार्टी को भी पावर है, गवर्नमेंट को भी पावर है, पुलिस को भी पावर है। इतने पावर मौजूद होने के बाद मंशियात खत्म नहीं हो रही, इसका क्या है? मंशियात सर देखें एक माफिया है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर टाइम लगेगा, उसमें बहुत बड़े बड़े हाथ भी शामिल होंगे। मैं अपने इलाके की हिसाब से बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो मंशियात की पोजीशन है वो तकरीबन ज़ीरो है। सही। मंशियात के जो अड्डे हैं उनकी भी सरपरस्ती करने वाले ज़ाहिर है कोई ना कोई हम में से होगा, एक बाअसर होगा, मगर मैं समझता हूँ जहाँ तक पार्टी की बात है ये एक मंशूर है कि हम इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होगा। हाँ, तो काम तो हो रहा है और हमारे होम मिनिस्टर मोहतरम ज़ियाउल हसन लज्जार भी इस पोजीशन में बहुत एक्टिव हैं। अच्छा सर, जब बैन अवी लेवल पर मीटिंग होती है, मुल्कों के नाम लिए जाते हैं, तो हमारे मुल्क का जब नाम आता है तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है, तो आप समझते हैं कि ये एक पार्टी के लिए कितनी हद तक है कि आप दहशतगर्द मुल्क की पार्टी के सदर है या वज़ीर आला है, ये है तो ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कहीं हो। आप देख रहे हैं बिल्कुल हर जगह कोई भी गरीब आदमी इतना भी सेफ नहीं है कि एक बंदा एक एक रुपया इकट्ठा करके बाइक लेता है, बाइक पर कारोबार करता है, अगले दिन उसे बाइक छीन जाती है। तो मतलब ये क्यों इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी ये मतलब हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। इस हवाले से पार्टी क्यों मतलब वो एफर्ट्स नहीं ले रही, जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब 3 महीने इलेक्शन के थे तो कोई डकैती नहीं हो रही थी, लोग नहीं उठाए जा रहे थे, तो मतलब ये क्या है इस मुल्क के लिए, क्यों दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही? सर एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस चीज़ को अपने नज़रिए में ये समझता हूँ जब तक आपके नौजवान से जस्टिस नहीं होगा, जब आपको अपना बेसिक जो हुकूक हैं वो नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर है उससे फिर नफरत फैलेगी। आवाम के इश्यूज की वो तो हो गए, बस सारे इश्यूज हो गए। अच्छा सर, एक मुल्क की आवाम को देने के लिए हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी होती है वो क्या होती है कि हम अपनी आवाम को हेल्थ, एजुकेशन और हमारा लाइट्स या रोड्स, यही एक जिम्मेवारी है। क्या हम वो जिम्मेवारी देने में कामयाब हैं? ओवरऑल मेरा सवाल है, ओवरऑल हमें सवाल करना हूं कि ये चीजें क्या हम देने में कामयाब हो चुकी? बिल्कुल नहीं, कामयाब नहीं हुई सर। उसकी वजह ये है कि जो इदारों में आजकल करप्शन चल रही है जबरदस्त, उस करप्शन ने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपकी हेल्थ फैसिलिटीज को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो भी बेसिक नीड्स ऑफ पीपल्स हैं उनका बेड़ा गर्क है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस वजह से है, मगर ये ना होना चाहिए। ये आवाम का हक है, उनके टैक्सों पे ये सारा मुल्क चल रहा है। सही। जब वो टैक्स पे करते हैं तो उनका हक है कि उनको अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। सही। तो उस हद तक मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बहुत बड़ी माफियाएं बैठी हुई हैं हमारे। आप नेशनल हाईवेज से लेके ये जो रोड्स हैं हमारे, बिल्कुल सारे तबाह हुए हुए हैं। बिल्कुल सही। आप हमको सखर से कराची तक मोटरवे नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। आप हमें पंजाब से सिंध तक हमारे इस पूरी डेल्टा जो तबाह हुई हुई है वहां तक आप पानी नहीं दे रहे हो। जबरदस्त। क्या दे रहे हो हमें, जब इतना आपको रिटर्न मिल रहा है? ये जो सिंध आपका, ये जो पाकिस्तान के बुनियाद का वाला सूबा है, आप उसको जब कुछ चीज नहीं दे रहे हो तो फिर आगे चल के आप लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? जाहिर है उम्मीद यही उम्मीद होगी कि अवाम बागी होगा, अवाम में नफरत फैलेगी। तो ये जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, आप अवाम को डिलीवर करें, फिर आप चाहे जो करें। अच्छा सर, जो करंट इश्यूज शेख एनाज फादर, आप भी जमींदार है, क्योंकि उसका असर आप पर भी पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे मुल्क ज़राअत पे चल रहा है, वो भी आप बताएं।
کہ जब वकीलों ने ये सिस्टम किया, धरने लगाए, लिख कर दिया गया उसे, लेकिन अब पता चल रहा है कि उस पर काम हो रहा है। तो इस कैनाल्स के हवाले से आप क्या कहेंगे, और जिसका इल्जाम पार्टी पर भी, पार्टी के सर पे, तो आप इस कैनाल के हवाले से क्या करना चाहेंगे? वैसे तो तालका जनरल सेक्रेटरी पीपीपी में ये आपको वालाना कहता हूं कि जो हमारे चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया, पीछे कुछ भी हुआ हो, मगर सामने जो पिक्चर है वो क्लियर एंड कट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी अब बड़ी में बड़ी जमात अपोजिशन कर रही है कि ये कैनाल नहीं बनेंगे। सही। उसके बाद जो हमारी वकुला तहरीक है, मोहतरम आमिर बड़ाइच साहब को भी मैं सल्यूट करता हूं, और बाकी जो पार्टीज हैं, जाहिर है एग्रीकल्चर सिंध का बैकबोन है और मैं भी उसी से रिलेटेड हूं। अगर हमारी काश्त नहीं होगी, हमारे बच्चे कहाँ से उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे? हमारी ज़राअत खत्म हो गई, तबाह हो गई, तो बाकी क्या बचेगा? जबरदस्त। तो मैं ये तवक्को करता हूँ इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब भी इस चीज को नोटिस में लेंगे कि ये चीजें आगे नहीं बननी चाहिए। जहां तक उन्होंने ये इतनी स्ट्रगल की है कि इस पे फिर अमल भी होना चाहिए कि ये ना बने, और अगर ये बनती हैं तो फिर सेम टू सेम सरापा एहतजाज होगा। ये लोग फिर रोडों पे बैठेंगे, फिर वही सारे मसले होंगे, सिर्फ वही सारी बौंसरी होगी। ये ना हो तो बेहतर है। सिंध के साथ ये ना इंसाफी ना होनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा सर, जैसे हम अगर सियासत का नाम ले रहे हैं, सियासत का इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर नाम पिछले तरीके से हम लेंगे भुट्टो साहब का या बेनजीर साहब का, तो इस दौर में ऐसा कोई सियासतदान है जो आप समझ सकते हैं कि हम इसको सियासतदान कह सकते हैं, ये अवाम के लिए सोच सकता है, ऐसा कोई सियासतदान जिसके आप फैन भी हो? सर मेरी नज़र में अगर आप शहीद रानी को रख के उसके साथ मुशाबहत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हमारे उसके जो लखते जिगर हैं बिलावल भुट्टो साहब, वही इस गैप को फिल करेंगे। बाकी तो पूरी सिंध में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है कि ये जो अवाम की तर्जमानी करे या पूरे पाकिस्तान को इकट्ठे लेके चलाएं, क्योंकि अब जो भी सियासी जमायतें हैं वो अपनी अपनी हुदूद में महदूद हो गई, और ये जो महदूद होने वाला चक्कर है ये कभी इकट्ठा होने नहीं देगा। तो वही मोहतरम चेयरमैन साहब ने आवाज उठाई थी कि मेरे पाकिस्तान के 4 भाई हैं, और अगर ये चारों भाई इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे तो चारों पाकिस्तान मजबूत होगा। तो मैं समझता हूँ कि वही चीज जो मोहतरमा बेनजीर ने बोली थी कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो ये शख्सियत है। अगर महदूद ना रहे, लामहदूद रहे, इसी तरह चारों सूबों को इकट्ठे लेके काम करेंगे तो वो ही वाहिद लीडर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बिलावल साहब, हम नौजवानों की भी तर्जमानी करेंगे और इन गरीब मुस्तक अवाम की भी तर्जमानी करेंगे। ये जो मंशूर मोहतरम बिलावल भुट्टो ने इनके हवाले किया है, ये जो पार्टी शहीद रानी ने अपने बेटे के हवाले करके गई है, उसी अमानत को उसी तरह अमानत समझ के लोगों तक वो हकूक पहुंचाएंगे। बाकी तो मुझे कोई ऐसा नजर में नहीं आ रहा। थैंक यू सर, आपसे गुफ्तगू करते बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है।